of gravitation. We all know the story of न्यूटन बीइंग कन्फाइंड टू हिज हाउस. ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे भी. ग्रेविटेशन का चैप्टर लॉकडाउन में ही न्यूटन ने सोचा था. तो वहां पर प्लेग चल रहा था, तो न्यूटन वाज कन्फाइंड टू हिज हाउस. ही जस्ट सॉ एन एप्पल फॉल डाउन द ट्री and that was his eureka moment and suddenly everything fell into place. So the background story क्या है वो मैं बता देता हूँ. हिस्टोरिकली क्या हुआ था तो आपको पता ही है. एज मैनी ओल्ड टेक्स्ट ऑफ द वेस्ट सेड के अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऊपर हेवन नीचे हेल, वो थ्योरी चलती थी उनकी. ठीक है ना, और बहुत ज्यादा लोग इसको मानते भी थे. कॉपरनिकस वाज द फर्स्ट वन टू से व्हाट इफ दैट इज नॉट ट्रू. एंड मैनी अदर स्टार एक्सप्लोरर्स, स्टार गेजर्स, उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है, कि शायद अर्थ सेंटर पे नहीं है, क्योंकि स्टार्स की जो रिलेटिव पोजीशन है रोज चेंज हो रही है. और कहीं ना कहीं उससे उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करे. ठीक है ना, पूरा एस्ट्रोनॉमी वाले जो लोग थे वो बहुत कुछ स्काई को ऑब्जर्व कर रहे थे. उनको लग रहा था शायद कहीं ना कहीं अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, क्योंकि रिलेटिवली शिफ्ट दिख रहा था स्टार्स के बीच में. ठीक है ना, क्योंकि तो उनको लगा रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे उन्होंने बिठाए. So there was the first person, I think उसका नाम था टाइको ब्राहे. So टाइको ब्राहे was the first one. इन्होंने 20 years प्लस रातों को बैठ बैठ के ऑब्जर्व किया. बहुत सारा डेटा इन्होंने कलेक्ट किया, बहुत ज्यादा सारा. He spent too much time looking outside and he spent a lot of time observing what is happening. बहुत सारा डेटा बना. उस डेटा से कुछ वो कंक्लूड नहीं कर पाए. इन्हीं के स्टूडेंट थे या असिस्टेंट थे केपलर. केपलर ने इस डेटा को मैथमेटिकली एनालाइज किया एंड ही गेव द फेमस 3 लॉज व्हिच यू नो आर कॉल्ड केपलर्स लॉज. केपलर्स लॉज ने बेसिकली डेटा को एक 3 स्टेटमेंट्स में सारे डेटा को एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है ना, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड हो गया, लॉ ऑफ एरियाज हो गया, और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. 3 लॉज उन्होंने दिए, जिससे जो टाइको ब्राहे ने ऑब्जर्व किया था उसको समेट दिया. क्यों नहीं बता पाए वो. ठीक है ना, और फिर आए न्यूटन. न्यूटन वाज द फर्स्ट वन टू बिलीव. अच्छा, उससे पहले तक क्या था, देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल बीइंग्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इज समथिंग एज सेलेस्टियल बीइंग्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ पे, और सेलेस्टियल मतलब हेवंस में. ठीक है ना, तो मून सन ये हेवनली बॉडीज थी. तो किसी इंसान का इनके बारे बोलना ही मतलब वर्जित था एक तरह से. इनको पूजनीय माना जाता था. हमारे कल्चर में भी यही है कि मून सन ये सब गॉड्स हैं. तो जो अर्थ वाले बीइंग्स पे लॉज लग रहे हैं वो हेवन वाले बीइंग्स पे तो लगने से रहे. ठीक है ना, तो उससे पहले ये जो धारणा थी चल रही थी. न्यूटन आया. न्यूटन ने क्या करा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ही सैट एंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मून. ये पीछे से अनाउंसमेंट आ रही है, कोई नहीं, सुन लेना. तो उनको डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून पता था. डिस्टेंस बिटवीन मतलब रेडियस ऑफ मून ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पता था. उनको ओमेगा ऑफ मून पता था. तो उन्होंने एक्सेलरेशन ऑफ मून निकाली, जो कि क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर. फिर एप्पल जो गिर रहा था, एप्पल की एक्सेलरेशन उन्होंने निकाली. एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल वो उनको पता थी, जी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर उन्होंने कहा सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस ऑफ मून देखता हूँ और डिस्टेंस ऑफ एप्पल देखता हूँ. डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ एप्पल अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा. हाँ जी. तो उन्होंने एक्सेलरेशन ऑफ मून अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल देखा कितना आ रहा है. इट केम आउट टू बी 1/2500. Similarly, radius of moon upon radius of the distance of moon from the center of earth and distance of apple from the center of earth उन्होंने निकाला. ये आया 50. अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ. तो यहां से उन्होंने कंक्लूड किया कहीं ये तो नहीं हो रहा, अरे बाय आर एम स्क्वायर है ना. He used actual data and came to this conclusion. From here he said, अच्छा acceleration 1 by r square है. So this was the single biggest statement of Newton that changed the world around. तब तक मून जैसा जो भगवान टाइप बॉडी थी,
सेम लॉ फॉलो कर रहा है एक तुच्छ चीज जैसे एप्पल, तो उस टाइम पे सारी चीजें, या फिर ऐसे बोल लो हम एलिवेट हो गए, हम भी सेलेस्टियल बीइंग्स में काउंट हो गए, सेलेस्टियल बीइंग्स भी टेरेस्ट्रियल बीइंग्स में काउंट हो गए. सो इट वाज वेरी रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम. सो ऑफ कोर्स इट टुक वेरी हार्ड. आपको पता ही है चर्च और इनकी पूरी फाइट भी हुई थी. अब न्यूटन इतना पॉपुलर क्यों हुआ? न्यूटन से पहले बहुत ज्यादा सारे लोग ये चीज कहते थे. इनफैक्ट इन आर वैदिक जो वेदास थे उसमें तो पहले लिखा हुआ था कि सन के अराउंड घूमता है, और हम तो लूनर कैलेंडर भी फॉलो करते थे. हमारा तो डिफरेंट थ्योरी चल ही रही थी. बट प्रॉब्लम क्या थी? अब इंडिया में जो नॉलेज इन लोगों को थी, दे डिड नॉट वांट दैट नॉलेज टू स्प्रेड. वो अपने कुछ शिष्यों को सिखाते थे. एंड देयर वाज अ वेरी क्या कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस कि ये नॉलेज इस लोग को मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए. अब इंग्लैंड में क्या हुआ? न्यूटन था इंग्लिशमैन. इंग्लैंड वाले एक तो ऑलमोस्ट सारी दुनिया पे राज करते थे. दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, उस समय जब न्यूटन ने सारी बातें कही, प्रिंट मीडिया जो था इवॉल्व हो रहा था बहुत ज्यादा. सो न्यूटन जो बातें कहता था वो लोगों तक पहुंच रही थी. सो धीरे धीरे न्यूटन के आइडियाज की एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा हुई. सो न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन साइंटिफिक चेंज इन द साइंटिफिक कम्युनिटी. क्लियर है? तो ये नहीं है कि न्यूटन ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, बट न्यूटन को हम बहुत बड़ा साइंटिस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि न्यूटन ने पहली बार बहुत सारे लोगों को अवेयर करवाया चीजों के बारे में. क्लियर है? तो यहां से शुरुआत होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की. तो न्यूटन ने जो लॉ दिया था वो हम देख लेते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है. तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? पढ़ा हुआ है आपने? हाँ जी. हेलो. नाइन्थ में पढ़ा था. नाइन्थ में पढ़ा था तो कहीं याद होगा. 1000-1500 साल हो गया उसको. F equal to G into M1 M2 upon R square. अच्छा जी. तो फॉर पॉइंट masses M1 M2 force of gravitation between them is G M1 M2 by R square. ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ये पॉइंट मासेस के लिए दिया गया था. 2 पॉइंट मासेस मतलब पॉइंट साइज पार्टिकल्स के लिए दिया गया था, बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए नहीं दिया गया था. इसको करेंगे एडजस्ट. और उनके बीच में जो फोर्स थी वो थी G M1 M2 by R square. और कुछ पॉइंट्स थे. पहला पॉइंट था फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर. दूसरा फोर्सेस सेंट्रल. सेंट्रल मतलब जो आदमी आप पे फोर्स लगा रहा है फोर्स उसी की तरफ होगी. ठीक है ना. तो फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स. along the line joining the two particles. And third, G की वैल्यू क्या थी? 6.67 to 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये G की वैल्यू थी. ये सारी चीजें न्यूटन ने बताई. दो पॉइंट मासेस के लिए उन्होंने लॉ को डिक्टेट किया था. पॉइंट मासेस से कैसे स्फेयर पे लगेगा वो हम देखेंगे. फोर्स अट्रैक्टिव है, फोर्स सेंट्रल है, और ये G की वैल्यू ये होती है. तो ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अगर इसको फोर्स को दिखाना चाहें, अगर ये M1 M2 है, let me call this particle 1, let me call this particle 2, so we will join them by a line. So force acting on particle 2 ऐसी होगी, force on 2 by particle 1 ये होगी, and similarly force acting on particle 1 due to 2 ये होगी. Are you getting it class? दिख रहा है? सेंट्रल का मतलब क्या है? हाँ जी. तो F12 क्या है? फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2. सिमिलरली F21 क्या है? फोर्स ऑन M2 ड्यू टू. क्लियर है? इन दोनों फोर्सेस का इक्वल और ऑपोजिट होना जरूरी है ना, क्योंकि न्यूटन अंकल का खुद का ही लॉ है. कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ जी. तो हमें समझ आया न्यूटन ने क्या बताया कि 2 पॉइंट मासेस को जब r डिस्टेंस दूर रखोगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय फोर्स ऑफ G M1 M2 बाय
आर स्क्वायर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो लॉ उन्होंने दिया था ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए दिया था, ठीक है ना। सो दिस हैज टू बी वेरी मच अंडरस्टूड। अब इस फोर्स की ताकत देखते हैं। मान लो 200 kg के पॉइंट मासेस है, 100 kg के, और उनको मैं लेट अस से 10 सेंटीमीटर दूर रख देता हूँ। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन देम? ठीक, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन देम, निकाल सकते हो? 100 G. 6.67 into 10 to the power minus 11 into 100 into 100 अपॉन 0.1 का स्क्वायर ही आएगा। तो 10 to the power 4 10 to the power 6.67 into 10 to the power माइनस कितना आ रहा है? 6 न्यूटन आ रहा है शायद। Yes, sir. Yes, sir. 5 आ रहा है शायद। 10 to the power माइनस, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो ना? Yes. ठीक है ना। तो कहने का भाव ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ग्रेविटी की फोर्स से नहीं खींच सकता। मतलब जो फोर्स आ रही है प्रैक्टिकली इग्नोरेबल है। अगर आपका मास 60 kg है, ठीक है ना, तो जब आप खड़े होते हो तो आपके पैरों पे 400 न्यूटन की फोर्स, 600 न्यूटन की फोर्स आएगी। तो आप जब खड़े होते हो आपको पता है पैर के नीचे कितनी फोर्स आती है। नाउ आई थिंक यू हैव स्टॉप्ड फीलिंग दैट आल्सो। तो रियलाइज भी नहीं करते कि पैरों पे फोर्स लग रही है। तो 600 न्यूटन की फोर्स आपको पता है, रफली 1000 न्यूटन के कितनी बड़ी फोर्स होती है। तो ये 0.0000001 न्यूटन की फोर्स कहीं फील होगी। तो प्रैक्टिकली इस फोर्स का कोई मतलब नहीं है। तो एक इंसान दूसरे इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, भले फिल्मों में कुछ मर्जी दिखाते हो। तो इंसानी मास सफिशिएंट नहीं है अच्छी खासी ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड मैसिव बॉडीज, वेरी ह्यूज बॉडीज। अर्थ को ही देख लो ना यार, इतनी बड़ी अर्थ है, 6400 किलोमीटर के रेडियस की अर्थ है, तब जाके हम पे वो रफली 1000 न्यूटन के ऑर्डर की फोर्स लगाती है। इतनी मैसिव चीज हम पे मात्र 1000 न्यूटन की फोर्स लगा पाती है। तो एक इंसान दूसरे इंसान पे तो नहीं लगा पाएगा। सो फ्रॉम दिस वी ऑल्सो से दैट ग्रेविटी इज अ वेरी वीक फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर। 4 टाइप ऑफ फोर्सेज होती हैं: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आउट ऑफ ऑल द 4 फोर्सेज द वीकेस्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? बट हाँ, इम्पैक्टफुल है। ग्रेविटी टाइम को भी, आपको पता ही है ना, ग्रेविटी टाइम को भी अफेक्ट कर सकती है। ऑन प्लैनेट्स हैविंग हाई ग्रेविटी टाइम मूव स्लोअर, कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द मूवी ऑफ इंटरस्टेलर, ठीक है ना। इवन जो सैटेलाइट्स हैं अर्थ से दूर चले जाते हैं, अर्थ से दूर जो सैटेलाइट्स होते हैं, अर्थ के दूर ग्रेविटी कम होती है, तो सैटेलाइट का टाइम और अर्थ का टाइम अलग अलग होता है। Yes, sir. तो सैटेलाइट्स के अंदर कोडिंग रखनी पड़ती है, उनको पढ़ाना पड़ता है कि भाई ग्रेविटी के साथ जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बतानी पड़ती है। हालांकि उसमें नहीं जाएंगे। तो हमें समझ आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स खास कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स तो नहीं है, ठीक। अब हम चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेंट्रल फोर्स का भी थोड़ा सा रोल आएगा बाद में, हम देखेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो लेट अस टेक अ रेफरेंस। ये m1 और ये रहा m2, ये रहा पोजीशन r1 और इसकी पोजीशन है r2। आर यू गेटिंग? r1 r2 पोजीशन वेक्टर्स हैं, बोलो। Yes, sir. तो नाउ इफ आई ज्वाइन दीज टू, ठीक है ना। अब अगर मैं इधर को एरो बना दूं, इधर को एरो बना दूं, तो ये बन जाएगा, और एक बार इधर को एरो बना दूं, ध्यान से देखना। ये दोनों वेक्टर जो ग्रीन वाले मैंने बनाए हैं है तो सेम ही। इसका नाम पड़ जाएगा r21 पोजीशन ऑफ 2 एज सीन बाय 1, और इसका नाम पड़ जाएगा r12। बोलो। Yes, एरो के sir. हिसाब से 1 से 2 की तरफ r21 है ना, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और r21 वेक्टर का मॉड और r12 वेक्टर का मॉड
तो सेम ही होगा r, है ना, डिस्टेंस Yes, sir. बिटवीन m1 एंड m2. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये स्कूल Yes. के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है वेक्टर फॉर्म, कई टर्मिनल्स में आ जाएगा या फाइनल में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, फोर्स ऑन 2 देखें, अगर 2 वाले पे फोर्स ऐसी लग रही होगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बोलो। हाँ जी, सही बनाइए डायरेक्शन। Yes, और Yes, फोर्स sir. ऑन पार्टिकल 1 इधर को लग रही होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये बोलना सही रहेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 is parallel to ulta of r21 and force on 1 due to 2 is parallel to ulta of r12. बोलो। Yes, sir. अब मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, किसी को दिक्कत हो तो बताना यार। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, कैप माने डायरेक्शन होता है ना सिर्फ, F21 की डायरेक्शन इज उल्टा ऑफ डायरेक्शन ऑफ R21, मतलब F21 कैप इज माइनस ऑफ R21 कैप। कैप समझ गए ना, डायरेक्शन, बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, F21 का मैग्नीट्यूड और F12 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, डायरेक्शन उड़ा दी मैंने। तो Yes, क्या वो sir. ये होगा gm1 m2 by r square, r is the distance between the two, बोलो। Yes, sir. F21 वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, बोलो। Yes, sir. Yes. इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? r is what, magnitude of r21, yes। Yes. और Yes. डायरेक्शन की जगह ये लिख दूं, चलेगा? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या आ गया, माइनस gm1m2 बाय मॉड ऑफ r21 का स्क्वायर इनटू r21 का कैप, जिसको अगर आप थोड़ी सी समझदारी लगाएं, वेक्टर को याद करें, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सोचो, नीचे क्यूब क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर कैप को वेक्टर पॉइंट मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना। Yes, Yes, sir. plus Yes, sir. similarly F12 को ये लिख देने में कोई दुख नहीं होगा हमें। आई थिंक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्कूल में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है या 3 मार्क क्वेश्चन आया था कि डिराइव करके दिखाओ। तो स्टेप सारे क्लियर हो गए। ये जो मैंने लिखा है पैरेलल, इसकी जगह लिखना है एज वी कैन सी दैट F21 इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू। अब वो तो करना यार, वो डेकोरेशन तो आप कर ही सकते हो ना यार, क्लियर है ना? Yes, sir. तो इसका सबसे ज्यादा यूज कब करना है, जब 3 डायमेंशनल, आपको 3 डायमेंशनल कोई क्वेश्चन आ जाए। सपोज क्वेश्चन आ जाए, मास, पॉइंट मास ही होगा, ऑफ 10 kg is placed at 1,1,2 and another mass of 5 kg is placed at 5,4, एक सेकंड, क्या किया, हाँ ठीक है। फाइंड, इसको 6 कर देते हैं। फाइंड द फोर्स वेक्टर ऑन 5 kg मास। ठीक, ये क्वेश्चन है। करोगे ट्राई खुद से? Yes, sir.
1 मास अपन बोल देते 10 kg को, 2 वाला बोल देते 5 kg को, है ना। R1 लिख लो, 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। R2 लिख लो, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। R21 क्या आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालनी है, क्या आ जाएगा जी, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आ रहा है। R21 का मॉड भी निकाल लो, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, आई थिंक 5√2 आ रहा है। Yes, sir. तो Yes, फोर्स sir. ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होती है, माइनस जी m1 m2 R21 वेक्टर बाय R21 का क्यूब। कैप नहीं ना निकालना पड़ रहा है, कैप वेक्टर निकालो, फालतू टाइम बचा लिया ना अपन ने। तो माइनस जी इंटू 10 इंटू 5 इंटू ये वाला वेक्टर एज इट इज 5i अपॉन इसका क्यूब 125 इंटू 4 इंटू √2, यही आ जाएगा ना। Yes, sir. 125 Yes, into sir. 4, ये आ जाएगा ना, नहीं 2√2 आएगा, सॉरी Yes, sir. 2 root. Yes, sir. 10 2√2 नहीं, 2 root 2. Yes, sir. 2 root. 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आप यू कैन कैलकुलेट। अब कोई बोल दे एक्स कॉम्पोनेंट निकालो, वाई कॉम्पोनेंट निकालो, आई थिंक यू कैन डू दैट, है ना। क्लियर है यार सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यार, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Yes, 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 sir. sir. So, ठीक। फिर एक सबके मन में सवाल आ रहा होगा, मेरे मन में तो था ही, आपके पता नहीं आया कि नहीं आया। एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को बिना छुए दी। प्रैक्टिकली सोचो, अगर मुझे मान लो किसी की पिटाई करनी है आप में से, ठीक है, तो मुझे पिटाई करने के लिए 3 मेथड्स है मेरे पास। पहला है कि खुद आऊं और, ठीक है ना, ठाठा कर दें, अगेन कांटेक्ट इन्वॉल्व होगा। दूसरा है मैं डंडा उठा के मारूं, तो मुझे डंडे को कांटेक्ट करना पड़ेगा, डंडे को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा है मैं आपके पेरेंट्स को भड़का दूं, वो आपसे मार दें, अगेन पेरेंट्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ह्यूमंस को अगर फोर्स लगानी है, इट कैन ओनली बी अ कांटेक्ट फोर्स। कैन यू रियलाइज दैट? हमें अगर किसी पे फोर्स लगानी है, हम टच करके ही कर सकते हैं, भले डायरेक्ट टच या इनडायरेक्ट टच, बट विदाउट टचिंग वी कैन नॉट अप्लाई अ फोर्स। बट इन ग्रेविटी वी हैव सेड कि एक मास दूसरे मास पे ऑटोमेटिकली फोर्स लगा पा रहा है। तो इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो व्हाट इज फील्ड? फील्ड होता है प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस। फील्ड क्या होता है? फील्ड वैसे इंग्लिश में देखो ना, खाली जगह को बोलते हैं। तो जिस जगह में एक मास का इन्फ्लुएंस फील हो सके, उसको बोलते हैं उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। और कितना इन्फ्लुएंस फील होगा, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। हालांकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड को ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द इंग्लिश। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड ये कहता है कि जब आप ब्रह्मांड में m1 कहीं पर रखोगे, m1 विल एक्ट लाइक अ स्पाइडर। स्पाइडर पता है ना आपको? एंड इट विल क्रिएट अ वेब। जैसे आपने पहला मास रखा, क्या क्रिएट हो गया? वेब क्रिएट हो गया, इनविजिबल वेब, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लो आप। अब जैसे आप दूसरा मास रखोगे, वो उस वेब के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो उस पे क्या लग जाएगी? फोर्स। सो विदाउट टचिंग, हाउ इज वन मास एबल टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द अदर मास? वाया ग्रेविटेशनल फील्ड, इनविजिबल वेब। और ऐसी अब हम और कई फोर्सेस पढ़ेंगे अगले साल 12th में, बिना छुए फोर्स लगती है। आपने देखा होगा मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फोर्स देखी होगी, है ना। एक मैग्नेट दूर से लोहे के पीस को खींच लेती है। तो जैसे अब मैग्नेट इंट्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेट का एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। उस इन्फ्लुएंस में जब भी कोई लोहे का पीस आएगा, वो फोर्स महसूस करेगा और इनविजिबल वेब उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये फील्ड थ्योरी समझना बहुत जरूरी है कि इनविजिबली भी फोर्सेस एक्ट करती हैं। इसको समझने के लिए एनालॉजी आप मकड़ी की ले सकते हो कि मकड़ी ने जाला बिछाया, जाले की तरह हो गया। अब इस फील्ड का एक और फायदा है,
मकड़ी को जाला बनाने में कुछ टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. इसी तरह एक बंदे की फोर्स दूसरे बंदे को, सपोज पहले ब्रह्मांड में सिर्फ M2 था तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी, मैंने M1 यहाँ पे प्रकट हो गया मान लो, तो M2 पे फोर्स लगेगी। हाँ जी, मान लो T=0 पे ये प्रकट हुआ, ठीक है ना, हिंदी जैसी भी है समझ लेना। तो इस पे फोर्स जो है वो थोड़ी देर बाद लगेगी, है ना, क्योंकि जाला बनेगा, फिर जाले की फोर्स लगेगी, फोर्स स्टार्ट्स। तो ये जो डिले है ये किस वजह से समझ सकते हैं? अच्छा, फील्ड क्रिएट होने में टाइम लगता है, तो उस फील्ड के क्रिएट होने में टाइम लगता है। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो Yes, दोनों sir. कॉन्सेप्ट हैं कि इनविजिबली फोर्स लग रही है और फोर्स लगने में डिले आ रहा है, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। आप ऐसे समझो, सन से लाइट आने में 8 मिनट लगते हैं ना। Yes. सपोज सन तबाह हो जाए, Yes, सपोज sir. सन तबाह हो जाए, तो अर्थवासियों को 8 मिनट बाद महसूस होगा कि सन गायब हो गया। Yes, यस, sir. Yes, sir. सेम वेज अगर सन की ग्रेविटी की वजह से अर्थ सन के ऑर्बिट में घूमती है, सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमती है, अर्थ का एक ऑर्बिट है अराउंड द सन, Yes. पड़ा होगा, एलिप्टिकल होता है Yes. केपलर लॉ में। अब मान लो सन गायब हो जाए, मान लो उठा के ले गया कोई, ठीक है ना, ले गया उठा के। अब मार्वल वाली इतनी तो फिल्में देखी हैं, कोई ना कोई उठा के ले गया होगा, भाई सन को कोई उठा के ले गया, तो अर्थ को 8 मिनट बाद तो रोशनी बंद होगी और 8 मिनट बाद ही सन की फोर्स फील होनी बंद होगी। सो अर्थ विल फील द एब्सेंस ऑफ सन in terms of visibility and also in terms of gravitational force after 8 minutes, because gravitational field की information speed of light से ही travel करती है। क्लियर है कि ग्रेविटी लग रही है नहीं लग रही है, ये इंफॉर्मेशन Yes, sir. स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। इज इट ओके? ये कॉन्सेप्ट समझ आया फील्ड का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर टोटल 16 मिनट्स लगेंगे कि 8 मिनट्स? 8 8 मिनट्स ही मिनट्स, लगेंगे ना? 8 उसी 8 में सारा कुछ आ जाएगा, लाइट की भी इंफॉर्मेशन वो भी गायब हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे। ओके सर। सिंगल कम्युनिकेशन में सब कुछ आ जाएगा। तो ये फील्ड से हमें समझ आता है कि हाँ, इनविजिबली भी बिना छुए फोर्स लग सकती है। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं हम। समझ, ग्रेविटेशनल फील्ड वो जगह है जहां तक तू महसूस हो रहा है, जहां तक तेरे द्वारा लगने वाली फोर्स महसूस हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखो, जो फोर्स है वो 1/r² है। फोर्स कब जाकर 0 होगी? जब r इंफिनिटी होगी। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि r इंफिनिटी होगा Yes, sir. तब जाके फोर्स टेंड्स टू 0। सो वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। तो एक मास के द्वारा लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कहां तक महसूस हो सकती है? वेरी वेरी फार अवे। हालांकि अब आप कहोगे सर है तो गई नहीं, पिद्दा सा तो इन्फ्लुएंस है। हाँ ठीक है ना, चाहे इग्नोरेबल है बट है। समझ गए? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आपको पता होगा ना जुपिटर की ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ को कितने एस्ट्रॉइड से बचाती है? यू वुड हैव सीन दैट। Yes, sir. अगर जुपिटर ना हो अर्थ पे, मतलब रोज ही मुझे लग रहा Yes, है धाड़ sir. धाड़ एक एस्ट्रॉइड एंटर करे, और कुछ एस्ट्रॉइड्स को तो हमारा एटमॉस्फेयर जला भी ना पाए। समझ पा रहे हो ना यार? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ जुपिटर इज एक्टिंग ऑन अर्थ। अर्थ पे उसका इन्फ्लुएंस है। हाँ, इतना ज्यादा नहीं है कि हमें जुपिटर उठा के ले गया, एक आदमी ने छलांग मारी भाई जुपिटर पे ही ले गए खींच के, इतनी स्ट्रांग नहीं है बट है। टाइड्स आते हैं मून की वजह से, पता होगा ना, पानी उछल जाता है यस Yes, सर। sir. ड्यू टू द मून्स ग्रेविटी। वो छोटू सा है मून, वो ग्रेविटी की वजह से टाइड्स आ जाते हैं, हाई टाइड लो टाइड होता है, पता होगा आपको। Yes. That is Yes, all sir. due to the gravitational force. So gravitational force is there. It's a very long range Yes, force. sir. So effect of gravitational force of one particle can be felt very far away. But yes, that body has to be substantially large to have any practical effect. ठीक है ना? मतलब मैं भी जुपिटर पे फोर्स लगा रहा हूँ, भले ही जुपिटर उसको इग्नोर कर रहा हो, बट लगा तो रही हूँ। कितनी बड़ी बात है, समझ गए ना? हम प्लूटो पे भी फोर्स लगा रहे हैं। प्लूटो मतलब भाव नहीं दे रहा, बात अलग है, क्योंकि हम भी उसको भाव नहीं दे रहे। प्लेनेटॉइड बोल दिया उसे, पता नहीं अजीब सा नाम दे दिया। तो कॉन्सेप्ट समझ आया भाई?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना जी। सपोज मान लेते हैं खुशी की लड़ाई हो गई, ठीक है ना। खुशी ने 4-5 बंदे मार दिए। अब कौन सी खुशी ने मारे आपस में डिसाइड कर लेना। तो 5 लड़कियों ने कसम खाई कि हम खुशी की पिटाई करेंगे, और सारी लड़कियों ने कसम खाई कि खुशी को 5-5 तो जड़ेंगे, ठीक है ना। सबने कसम खाई कि हर लड़की ने कसम खाई भाई मैं तो 5 मैं मारूंगी, 5 मैं मारूंगी, 5 साथ, ठीक है ना। सब तो कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए थे? 25, 5 into 5 25। हुआ क्या, रियलिटी में पहली लड़की आई, ठीक है ना। पहली लड़की ने थोड़ी जोर के मार दिया 5 थप्पड़े, और आ गया खून, थोड़ा सा खून निकल आया। तो होगा क्या उसके बाद, आपको पता ही है, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, बाकी चारों लड़के भाग जाएंगे, हम नहीं मारी, हम नहीं मारी, वो भाग जाएंगी। तो जहां पढ़ने चाहिए थे 25 पढ़े ओनली 5, ठीक। दूसरे केस में देखो तो इस केस में क्या हुआ, पहले बंदे की फोर्स से, पहले लड़की की फोर्स की वजह से बाकी जो 4 थे उनकी फोर्स इफेक्ट हो गई, इट गॉट अफेक्टेड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये अफेक्ट ना होता तो इसको 25 थप्पड़े पड़ते। Yes, sir. Yes, sir. अगर एक पर्सन की फोर्स दूसरे पर्सन की फोर्स से इफेक्ट नहीं हो रही, दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हो रहा है। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, कि सपोज 5 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट and they are attracting another particle via gravitational force. So the net force on that particle will be sum of 5 individual forces. मतलब मैंने जो उस पे फोर्स लगानी है, ठीक है, 5 लोग एक बंदे पे फोर्स लगा रहे हैं, जो मैंने लगानी है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर 4। क्लियर है? तो जो उस पे फोर्स लग Yes, रही sir. होगी वो मेरी इंडिविजुअल फोर्स, बाकी चारों की इंडिविजुअल फोर्सेस सारी मिलाकर उनका वेक्टर सम होगी। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हो जाए तो खुशी बुरी तरह पिट जाए। इन दिस एग्जांपल, नॉट द एक्चुअल पर्सन, एनी रिलेशन ऑफ दिस एग्जांपल टू एनी पर्सन लिविंग और डेड इज प्योरली इंटेंशनल, ठीक है ना। मतलब इंटेंशनल ही है, मस्ती के लिए। कॉन्सेप्ट समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खुशी को बुरा तो नहीं लगा No, sir. ना? लग भी जाए हमें क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, बट उनको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? फोर्स बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर मासेस, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑन वन मास ड्यू टू मल्टीपल masses is vector sum of forces on the mass due to each of the masses। एक ही बात है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं अगर सोचो। हाँ जी, Yes, sir. समझ आया ना भाई? सबने कसम खाई थी 5-5 जड़ने, तो 5-5 ही जड़ेंगी, हमें नहीं मतलब खून है ये है, हमने तो 5 मारने अपने। तो टोटल कितने पड़ेंगे? सबके इंडिविजुअल जितने पड़ने थे जोड़ लो। क्लियर है? तो लड़ाई में कई बार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू बीट यू। बट इन ग्रेविटेशन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फॉलोज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. Anyone has any problem? Gravitational force always follows the principle of superposition. What does that mean? Suppose you have a mass m and there are multiple masses present in the system. ये multiple masses हैं. अब ये सब लोग इस पे फोर्स लगाएंगे तो इस पे नेट फोर्स क्या होगी? m1 की वजह से निकाल लो, m2 की वजह से निकाल लो, अट्रैक्टिव ही आनी है ना हमेशा. m3 तो खाएगी, ये लो 3, m3 की वजह से निकाल लो, 4 की वजह से निकाल लो, समझ गए? और इन सब का क्या कर लो? वेक्टर सम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. तो किसी एक पर्टिकुलर मास पे अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो ड्यू टू मल्टीपल मासेस, सारे मासेस की इंडिविजुअल निकाल के उसका क्या कर दो? वेक्टर सम. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ग्रेविटेशनल लॉ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एज वेल. कोई दिक्कत क्लास किसी को? नो सर. No, sir. No, sir. कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? इजी इनफ. ठीक है, तो सवाल देखते हैं फिर. सर सवाल कराओ यार. अब मल्टीपल वेक्टर्स को जोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना. मैं क्वेश्चन से अपनी बात समझाऊंगा कि कैसे आपको सही स्ट्रेटजी चुननी चाहिए, एंड आई विल गिव यू अ जनरल स्ट्रेटजी दैट विल बी बेटर इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है, दैट मतलब वो हर केस में ज्यादा अच्छी तरह रिजल्ट दे पाएगी. तो ये वाई एक्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ए ए ए. तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालो. फाइंड एफ नेट. कर पा रहे? Yes. 3 फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है ना. एक एक करके निकालते हैं. Yes, इस sir. और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी? जी एम एम बाय ए स्क्वायर. इसके और इसके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी जी एम एम बाय ए स्क्वायर. और ये वाला जो पार्टिकल है इसका जो डिस्टेंस है √2a होगा, तो Yes. इसकी वजह से ये जो फोर्स आएगी वो आएगी जी एम एम बाय √2a स्क्वायर. सबको दिख रहा है? Yes. Yes, sir. So we have to add these 3 forces, ठीक है ना. So we get 3 forces. एक है gm square by a square, ये है gm square by a square, और ये थोड़ी छोटी है. कितनी है? gm square by 2a square. And can you see this angle is 45 everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मैं आपको स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी बताता हूँ. कुछ कई बार आसान भी हो जाएगा, हर केस में सिमेट्री नहीं भी मिलेगी. तो क्या करेंगे हम? ये फोर्स आप अगर ये एक्स, ये वाई है, ये एक्स है, ये फोर्स वाई के लॉन्ग है, ये एक्स के लॉन्ग है, ये फोर्स टेडी है, तो टेडी वाली को तोड़ लो, है ना, कंपोनेंट ले लो. Yes, sir. सो व्हाट वी विल डू इज विल कीप देम. ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, और दूसरी वाली के कंपोनेंट ले लो. तो कंपोनेंट लोगे क्या आएगा? जी एम स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर कॉस 45, है ना. Yes, और ये sir. वाला क्या आ जाएगा? Yes, sir. जी एम स्क्वायर बाय स्क्वायर A साइन 45. square इसको साइन इसको sin कॉस लिख लो, 45. चलेगा? Sir, 2a square. हाँ, नीचे 2 आएगा. करेक्ट. अब जब जोड़ेंगे ये आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 + 1 बाय 2√2. कैन यू सी दिस? और ये भी जोड़ोगे तो ये इतना ही आ रहा होगा. Yes, sir. देखना कैसे आया, ये समझ गए ना. Yes, sir. 1 ये हो गया, ये 1 बाय 2√2 हो गया, है ना. Yes, sir. अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्या सबको दिख रहा है? बीचों बीच आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं. Yes, sir. तो ये Sir. नेट फोर्स आ जाएगी.
तो नेट फोर्स क्या आएगी अगर मुझे वेक्टोरियली लिखना हो? इट इज GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर 1 + 1/2√2 इंटू -I कैप -J कैप। बोलो Yes, sir. सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. और अगर नेट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? बताओ। ये तो यही रहेगी एज इट इज, कॉमन चला जाएगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? Yes, sir. कर करा के ये आ जाएगा आई थिंक दिस, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू गेट। अब कई लोग कहेंगे सर देखो क्या कर रहे हो आप, पहले इन दोनों को जोड़ ही देते सीधा, आप इन दोनों को जोड़ देते, है ना? इन दोनों को जोड़ देता अगर मैं तो डायरेक्टली आंसर आ जाता, थोड़ा Yes. कम टाइम लगता। बट इस Yes, केस में sir. सिमिट्री थी, इन दोनों को जोड़ना आसान क्यों है? क्योंकि दोनों इक्वल थी। हमेशा सिमिट्री तो नहीं होगी, तो बेटर मेथड क्या है? वेक्टर बनाओ और फिर करो। आई बात समझ में? कंपोनेंट लेकर फिर जोड़ो। मेरी ये जनरल स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, ये हमेशा वर्क करेगी, सिमिट्री हो नहीं हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो कई बार आपको शॉर्टकट मिलेगा कि सर सिमिट्री थी, तो हमेशा नहीं ना होगी। मैं तो जेनेरिक मेथड सिखाऊंगा, कहीं शॉर्टकट मिल जाए तो यूज योर ब्रेन, तो कोई रोक नहीं रहा है आपको। ठीक है, ये करके देखो। ए ए ए और इस पे एफ नेट बताओ, इस पे एफ नेट कितने हो गए? दो ही फोर्सेस होंगी इस पे, एक इधर को होगी GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर और एक इधर को होगी GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर, है ना? और सबको दिख रहा है कि ये एंगल 60 होगा। एवरीवन कैन सी दिस। Yes. तो sir. कंपोनेंट लिख लो, जानकर मैं कंपोनेंट वाला मेथड करा रहा हूँ। ये आ जाएगा cos 60 और इसका आ जाएगा GM स्क्वायर बाय स्क्वायर sin 60, है ना? और इसी तरह इधर वाले का कंपोनेंट आ जाएंगे। बोलो सही बनाया कंपोनेंट मैंने? Yes, sir. Yes, sir. GM Yes, स्क्वायर sir. बाय स्क्वायर cos 60 और ये आ जाएगा GM स्क्वायर बाय स्क्वायर बगल वाला cos थीटा, सामने वाला sin थीटा। अच्छा ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे क्योंकि बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. तो वी विल बी लेफ्ट विद दीज टू ओनली, 2GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर इनटू sin 60। क्या ये होगा हमारा एफ नेट? और देखो डायरेक्शन भी आ गई ना प्यार से, पिछली बार भी डायरेक्शन आ गई थी 45, ये 45 आ गया था ना? तो ये वेक्टर फॉर्म का कंपोनेंट लेके ऐड करना बेटर रहता है, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज अगर आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोगे, उससे मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब Yes. आप कहोगे सर नहीं सर इसमें तो पता ही था बीचों बीच आएगा। अगेन यू हैड सिमेट्री here there was symmetry to your benefit. I am telling you method in which symmetry may or may not be there. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो सिमेट्री बिगाड़ते हैं इस बार, क्वेश्चन करके देखते हैं। अब सिमेट्री खत्म हो गई ना शायद, इस पे एफ नेट निकालो, फाइंड एफ नेट ऑन दिस।
तो कैन एवरीवन सी ये वाली फोर्स GM/m/a² होगी और यहाँ वाली फोर्स थोड़ी बड़ी होगी. दिस विल बी GM/2m/a², है ना. Yes, sir. तो ये आ रही है और ये आ रही है. एंगल वही है जो पिछली बार थे. ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60. तो मैं कॉम्पोनेंट लिख लेता हूँ. 2GM²/a² cos 60 और इसका आएगा 2GM²/a² sin 60 और उस वाले के दोनों आएंगे, छोटे छोटे आएंगे ना. GM²/a² cos 60 और GM²/a² sin 60. कैन यू सी इस बार कैंसलेशन नहीं होगी. Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो ये बचेगा इधर. अब करके देखो कैलकुलेट. और नीचे वाले थोड़े ज्यादा बड़े बचेंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं. उधर सब्ट्रैक्ट हो गए ना. नीचे वाले आ रहे हैं 2√3/2. तो ये आ जाएंगे 3√3 GM²/2a². Yes, sir. आ रहा है. और इन दोनों का जो सम होगा क्या वो एफ नेट की डायरेक्शन देगा. Yes, sir. कि ये एफ नेट होगा. Yes, sir. तो आप चाहो तो लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में. GM²/2a² i cap -3√3 GM²/2a² j cap, है ना. और अगर आपको डायरेक्शन बतानी है, मान लो ये वाला एंगल पूछा है, बता सकते हो ना. एंगल विद द y एक्सिस. Yes, sir. टेंजेंट अल्फा 1/3√3 आ गया, है ना. मैग्नीट्यूड पूछते हैं वो तो आप बता ही सकते हो. बोलो. Yes. √1² Yes. प्लस 3 मैंने कॉमन बाहर निकाल लिए. तो ये आ रहा होगा GM²/a²√7. चेक करना जरा. ऊपर √28 आ जाता ना. तो 2√7 हो गया, नीचे का 2 कट गया. कैन यू सी दिस क्लास. Yes, sir. तो ये फायदा रहता है कंपोनेंट से ऐड करने का. मैंने पहले भी कई बार बताया, जब भी दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हो कोशिश करा करो. तो वैसे ही आपको वेक्टर फॉर्म बुलाना ही पड़ेगा. अगर दो भी ऐड करने हैं, वेक्टर फॉर्म का फायदा क्या रहता है कि डायरेक्शन भी दिख जाती है. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. Sir. समझ आ गया सबको यार. Yes, sir. Yes, sir. मूविंग ऑन. ये सवाल देखते हैं. ये एक 4m का मास है, एक m का मास है और यहाँ पर रख दिया मैंने m. ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a. ठीक है ना. फाइंड f net on each mass. 3 मासेस है ना. सब पे नेट फोर्सेस बताओ. करो. Sir, ये m और small m different है कि same है? से स्मॉल m कौन सा है. सारे कैपिटल ही है. अच्छा, ठीक है सर. सब पॉइंट मासेस हैं अभी. सर सेंटर वाले एम पे
3G CGM ना upon बोलो मत, कर लो, मैं दिखाऊंगा। ओके ओके कर लो। डायरेक्शन का भी तो देखना पड़ेगा ना अपने को, Yes, sir. कहीं डायरेक्शन गलत ना कर दो। सर डन Sir, done. Sir, done. हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं, इस पे देखते हैं 4m पे, 4 कैपिटल M पे। जो ये वाला M है तो A डिस्टेंस दूर है, तो इस पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा? G 4m M by A स्क्वायर, और यहाँ के बीच में 2A है, तो वो कितनी लगा रहा होगा? G 4m M by 2A होल स्क्वायर, है ना? तो ये कर कराकर कितना आ जाएगा? 5 5 G GM स्क्वायर बाय A by A स्क्वायर, I cap. है ना, ऑन 4m। अब ये सेंटर वाला M देखते हैं, सेंटर वाले M को 4m वाला इधर खींच रहा होगा, G इंटू 4m M बाय A स्क्वायर, और वो उधर खींच रहा होगा GM बाय A स्क्वायर से। कौन ज्यादा होगा? यही ज्यादा होगा। तो कैपिटल M पे इधर को फोर्स आ जाएगी 3GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर, है ना? और जो साइड वाला M है, इसको छोटा M अपनी तरफ खींच रहा होगा GMM बाय A स्क्वायर से, और 4m वाले अंकल खींच रहे होंगे G इंटू 4m M बाय 2A होल स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो कर कराकर ये आ रहा होगा 2GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर लेफ्ट वर्ड। यस, Sir. 2 पे लेफ्ट वर्ड, 1 पे राइट वर्ड। एंड आप देखो सब पे नेट फोर्स 0 है मिलाकर, क्योंकि म्यूचुअल फोर्सेस है ना। अगर सिंगल सिस्टम ले लो, याद है म्यूचुअल फोर्सेस का नेट सम 0 होता है, ये बताया हुआ है मैंने पहले। Yes, sir. So can you confirm F net on all is a big fat 0? हाँ जी। Yes, sir. yes sir Sum Yes. of internal forces ना। ठीक, चलिए ये हो गया एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर एक और पार्ट देखते हैं। अगर ये M1 है, ये M2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। अब मुझे एक मास M रखना है, ठीक है ना। फाइंड X if force on M is 0, or statement should be find the point of equilibrium। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम समझ गए? जहां पर M रखोगे तो फोर्स क्या लगेगी? 0। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, M कहां रखें कि उस पर फोर्स 0 आ जाए, या फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। पहली बात तो ये तो सबको दिख रहा होगा कि जी x की वैल्यू जो है नॉन जीरो, मतलब पॉजिटिव ही आएगी। मतलब x की वैल्यू इधर को ही आएगी ना, x इधर को नहीं हो सकता, बीचों बीच ही रखना पड़ेगा, Yes, ताकि एक अपनी ये इधर ट्रैक करे, Yes, इधर sir. ट्रैक करे और कैंसल आउट हो जाए। ये तो सबको समझ आ रहा है कि लोकेशन इधर ही होगी। तो ये वाली फोर्स कितनी होगी? M पे इधर को जो फोर्स लग रही है वो होगी GM1M बाय एक्स स्क्वायर, और ये वाली फोर्स होगी GM2M बाय D माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यार। Yes, sir. yes अगर sir उन Yes, दोनों sir. को कैंसल होना है, व्हाट डज दैट मीन? कि दोनों इक्वल हैं। Yes, sir. तो D माइनस एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर M2 बाय M आ जाएगा, M1 M तो कट ही गया। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. क्या है? लोकेशन ऑफ जीरो फोर्स पॉइंट या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास बीइंग केप्ट। Yes. बोलो।
इसको बोलते हैं टेस्ट Yes, मास, इसको sir. बोलते हैं टेस्ट मास। आप कुछ भी मास रख के टेस्ट कर लो, जिससे चेक कर रहे हो फोर्स 0 है कि नहीं, वो जितना मर्जी बढ़ाओ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा शायद, चेक कर लेना यार, ऐसा कुछ आ जाता है। अब अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस दोनों रूट्स लोगे ना, बट हमने पहले एस्टेब्लिश कर लिया है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव मतलब बाहर चला जाएगा पॉइंट, वो सही नहीं है। तो ये ही रूट से ये आंसर आ जाएगा। अब Yes, प्लीज इसको sir. रटना मत, डोंट लर्न इट, फाइंड इट ना एवरी टाइम। क्या जा रहा है, कितने ही स्टेप लग जाएंगे। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना ज्यादा आसान है ना। यस Yes, sir. ये 9 kg मास है, ये 4 kg मास है, इन दोनों के बीच में गैप है 10 सेंटीमीटर। लोकेट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। So 3 centimeters from 9 kgs. Six. हाँ जी हो गया। Yes, Yes, sir. sir. So 6 6 centimeter Yes, centimeters from sir. 9. Six. ठीक है ना, कुछ भी रख लो। So 6 ये centimeter. x, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्वेश्चन लगाएंगे हम। तो फोर्स आएगी G9 इंटू एम बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G4 इंटू एम बाय 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अंडर रूट कर लो, 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 बाय 10 माइनस एक्स। आ जाएगा आंसर 30 है ना। x आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर 6 फ्रॉम 9 centimeter. kg मास ना। बोलो सही है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, ये m, ये भी कैपिटल M, ये मान लो इनके बीच का डिस्टेंस 2d है, ठीक है ना। एंड लेट मी नेम दिस पॉइंट O, मिड पॉइंट है O। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल m रख दूंगा, इस पे फोर्स कितनी होगी? 0 होगी जी, दिख रहा है सबको? Yes, sir. बीचों बीच है। Yes, sir. अगर मैं इस मास को x डिस्टेंस इधर हटा दूं, यहां ले जाऊं, ठीक है ना, फाइंड नेट फोर्स ऑन m। क्वेश्चन समझ गए? इसको अगर x राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया तो फोर्स कितनी पैदा होगी? Sir, done. Sir, done. तो ये आ रही होगी G कैपिटल M स्मॉल m बाय D माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस G Yes, sir. mm
D. बाय डी प्लस एक्स होल स्क्वायर, और नेट फोर्स राइटवर्ड आ रही होगी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि इसके ज्यादा पास है तो ये ज्यादा जोर के अट्रैक्ट Yes, करेगा, वो कम जोर के अट्रैक्ट करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. yes, Yes. अब इस बात को समझो, ये जो O पॉइंट था, क्या ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था? Yes, sir. yes, मैंने अगर राइटवर्ड शिफ्ट किया, क्या किया? राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो नेट फोर्स राइटवर्ड ही आई। Yes, sir. Yes, sir. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सेंटर पॉइंट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो है, बट स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जी, क्योंकि मैं अगर हल्का राइटवर्ड खिसका दूं ये तो भाग जाएगा। यस। Yes, sir. yes, sir. अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर पे मास रखा, ओ पॉइंट पे मास है, और इस बार क्या किया, मुझे पता ना अगर ये हल्का सा खिसक गया तो राइट या लेफ्ट चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पर एक पाइप लगा दी, स्मूथ पाइप, ठीक है ना, ताकि ये राइट लेफ्ट ना जाए। क्या मेरी बात समझ सकते हो? रिस्ट्रिक्ट कर दी Yes, मोशन ना, sir. Yes, sir. रिस्ट्रिक्ट मोशन, ठीक। ये डिस्टेंस अपने को डी दे रखा है, पाइप बहुत पतली है और फ्रिक्शनलेस है, तो उसमें कोई लफड़ा नहीं, पाइप से सिर्फ जा नहीं सकते। अगर मैं इसको अब ऐसे डिस्प्लेस कर दूं x, ठीक है ना, फाइंड एफ नेट नाउ, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि दो मासेस m ऐसे और एक यहां पर m, ये डिस्टेंस दे रखा है x, ये डिस्टेंस दे रखा है d, ये दे रखा है d। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मास पड़ा है, दो मासेस के, दो इक्वल मासेस को जोड़ने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पड़ा है, एक मास पड़ा है। Sir, done. ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये रहा डी। अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमेशा, तो ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये भाई साहब इधर को अट्रैक्ट करेंगे। बोलो, कैन यू अंडरस्टैंड? ये एंगल 45 नहीं है, पता नहीं, Yes, sir. वी डोंट नो दिस एंगल, Yes, दिस नॉट अ sir. स्टैंडर्ड एंगल। Yes, sir. और ये जो डिस्टेंस है इट इज डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाला जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो डी स्क्वायर प्लस D एक्स स्क्वायर। बोलो, square Yes, plus sir. X square. Sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो ये जो फोर्स होगी ये होगी जी एम एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होगी। Yes, sir. Sir. और ये दोनों Sir. फोर्सेस एफ एफ ईच होंगी। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? Yes, sir. क्योंकि सिमेट्री है। Yes, sir. अभी अगर कंपोनेंट लिखूं, ये आएगा एफ साइन थीटा, कंपोनेंट ऐड करने के लिए, याद है अभी बताया Yes, था, sir. एफ कॉस थीटा, Yes, ये आ sir. गया एफ कॉस थीटा, ये आ गया एफ साइन थीटा। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? Yes. Yes, sir. Yes, तो जो नेट फोर्स है कितनी आएगी? 2f cos थीटा, Cos और नीचे theta. की तरफ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो x था ऊपर की तरफ, फोर्स आई नीचे की तरफ, इसका मतलब ये वाला Stable. इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में Stable. इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। Stable.
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, अगर हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल। Unstable. तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? लॉजिक से बताना। Unstable. ओवरऑल Unstable. Unstable. अनस्टेबल है ना। अगर कोई चीज एक भी डायरेक्शन में अनस्टेबल है तो अनस्टेबल ही बोलेंगे ना यार, स्टेबल थोड़ी बोलेंगे। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, अगर sir. एक भी डायरेक्शन में अनस्टेबल आ जाए तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उधर को बह जाएगी ना सिस्टम। और अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, chaos अगर हो सकता है उस तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल वाली साइड ही जाएगा। आप समझ गए ना chaos का क्या Yes, sir. कि अगर 4 केसेस में Excuse me, स्टेबल जा सकता sir. है, एक भी केसेस में अनस्टेबल हो सकता है, तो अनस्टेबल ही होगा। ये ब्रह्मांड ने अजीब सा नियम बना रखा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ये sir. मर्फीज लॉ भी बोलते हैं ना, इफ एनीथिंग कैन गो इट विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। पता है ना? Yes, Yes, sir. sir. सुना होगा, मर्फीज लॉ बोलते हैं ना Yes, शायद। sir. Yes, sir. ठीक है ना। Yes, तो sir. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Excuse sir. me, sir. हाँ जी। सर इस केस में ये वर्टिकली स्टेबल कैसे हुआ? बेटे क्योंकि जब हमने उसको एक्स ऊपर की तरफ छेड़ा तो फोर्स डाउनवर्ड लेकर आ गई ना वापस। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी होता है ना, ओके सर. इधर को छोड़ो उसको अपोजिट फोर्स आए। सर आपकी वॉइस यस सर. हाँ, माइक बंद कर लो सब लोग। ये क्लियर हुआ सबको यार? Yes, sir. यस सर. तो रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकता हूँ इसको मैं, चलेगा ना? रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आई? 2F। F कितना था? GMM बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? इस ट्राइंगल से देख सकते हो। अच्छा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। Yes, sir. तो ये आ जाएगी 2GMMX बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और डाउनवर्ड। बोलो, वैसे डाउनवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिस्टोरिंग वर्ड बोल दिए यस एक्स के सर. ऑपोजिट। Yes, sir. ये आ गई क्लास। सर अब इस हम रिस्टोरिंग वर्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम के टाइम ही यूज करते हैं ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट है। अब इस फोर्स का हम ग्राफ बना सकते हैं, F वर्सेस x ग्राफ। वो कुछ अच्छा नेगेटिव आएगा ना, उल्टा ऑफ x आएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ आता है इसका, माइनस की तरफ प्लस, प्लस की तरफ माइनस। दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। और ये आ जाता है d/√2, d/√2 माइनस डी। ये जो पीक आता है ना, ये प्लस d/√2 पे और माइनस d/√2 पे आता है। कैसे निकाल सकते हो इसको? डिफरेंशिएट करके। आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स नाउ, क्योंकि अभी डिफरेंशियल में हाथ थोड़ा सा हमारा तंग है, बट अभी के लिए हम याद करके आगे के लिए सीख सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द नेचर ऑफ द फोर्स। क्लियर है? Yes, sir. सर. अब इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ये देखो पाइप लगा दी। पाइप क्यों लगाई? ताकि लेफ्ट राइट ना भाग जाए ना, क्योंकि उधर तो अनस्टेबल है, पता है ना आपको, Yes, बहुत sir. खराब है। भागना चाहता है तो लेफ्ट या राइट भागना चाहता है, तो हमने उसको पकड़ लिया पाइप पे। अब मैं ये कह रहा हूं, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन के आसपास पार्टिकल एसएचएम कर सकता है। याद है? यस सर. अब हमने ये पढ़ा था कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स आती है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आई थी? 2GMMX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। नाउ दिस फोर्स एसएचएम लायक तो नहीं है, क्योंकि एसएचएम वाली फोर्स तो प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 होती है। Yes, sir. Yes, sir. बट यहाँ पर एक वर्ड है स्मॉल। अगर स्मॉल है तो स्मॉल का मतलब क्या है? स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब क्या है? कि एक्स बहुत ज्यादा छोटा है। Yes, sir. याद आया? तो अगर एक्स बहुत ज्यादा छोटा है तो रिस्टोरिंग फोर्स अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी? 2GMMX अपॉन डी क्यूब। DQ.
क्या इसको -ma पुट कर सकता हूं मैं? याद आया Yes, sir. SHM में? तो ये कितना आ गया? -2gm/d³ x। आई थिंक बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड आ गया। हाँ जी, Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ गए? ये हो गया एडवांस लेवल का क्वेश्चन। थ्योरी बेसिक है, पहले हमने x डिस्प्लेस करके फोर्स निकाल ली, फिर उस x को बहुत ज्यादा छोटा लिया, फिर हमने पहले तो x से जब फोर्स निकाली तो पता चल गया रिस्टोरिंग है कि टेकिंग अवे है। अगर रिस्टोरिंग है तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ SHM। हमारे सिलेबस में SHM स्मॉल वाला है, तो स्मॉल वाले में हमने याद है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको स्मॉलर देन ऑल अदर डायमेंशंस ले लेते हैं। स्मॉल SHM का ये मतलब होता है। वो एप्लीकेशन किया तो बन गया टाइम पीरियड। क्लियर है? Yes, sir. इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? यार कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको अच्छी तरह? हाँ जी। ओवरऑल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, ये वाली बात भी समझ आ ही गई होगी आई सपोज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी, ठीक है ना। अब अच्छा सपोज ये सवाल आ जाए आपके पास, सोचना भी लॉजिकल सवाल। ये मास कैपिटल M, ये मास कैपिटल M, जान के मैंने ना इनको ऐसे बना दिया। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएंगे। अब मान लो एक मास छोटा सा है, दूर से, काफी दूर से, x, ये d और ये भी d, इसको यहां से रिलीज कर दिया। तो कमेंट ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी? किस प्रकार की मोशन होगी? SHM तो नहीं होगा ना? Sir, ellipse. है नहीं पुत्र, इस पे फोर्स इधर को लगेगी, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये मास इधर को आएगा 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 आएगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा फोर्स क्या हो जाएगी? 0। सोचो। 0. Yes, sir. बट जब तक ये सेंटर पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, Yes, sir. तो ये ओवरशूट कर जाएगा, ओवरशूट कर जाएगा। और जैसे ही ये आगे जाएगा इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगने लग जाएगी, वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, Yes, sir. तो रिटार्ड करेगा। Yes. यहाँ पर एक्सेलेरेट कर रहा है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0, फिर रिटार्ड कर रहा है, करते 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 फिर रुक जाएगा। और जहां रुकेगा वो भी तो x होगा क्योंकि सिमेट्री है। अगर Yeah. x इधर से चले तो x उधर पे रुकेगा। अब ये जो मोशन है, ये मोशन पीरियोडिक होगी बट नॉट SHM, क्योंकि x बहुत लार्ज है। आई बात समझ में? अगर x बहुत स्मॉल कर दोगे तो ये पीरियोडिक एंड SHM हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है ना? ये जाएगा, रुकेगा, फिर आएगा, जाएगा, आएगा, बट वो जो मोशन होगी वो SHM नहीं होगी, मतलब साइन कॉस के फंक्शन वाली नहीं होगी, अजीब सी होगी, हमें नहीं पता कौन सी होगी। तुम सिर्फ कमेंट कर सकते हैं कि जी पीरियोडिक तो है, क्योंकि इधर रुकेगा, फिर ओवरशूट करेगा, फिर उधर जाके रुकेगा, फिर उधर से वापस आएगा, फिर इधर रुकेगा, फिर इधर जाएगा, तो पीरियोडिक तो है, चक्कर तो काटेगा। SHM नहीं है तो हम टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। क्या ये बात समझे? अगर SHM होता तो उसका टाइम पीरियड तो निकाल के दे ही दिया। Are you getting it, class? Yes, sir. If x was much less than d, then the motion would be periodic plus SHM. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? आई होप समझ आ गया होगा सबको। तो आज इतना ही। आज इसको पढ़ लेना अच्छी तरह, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को थोड़ा अच्छी तरह देख लेना, ठीक है ना? वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर tomorrow. Have a nice day all of you. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.